Hello everybody, welcome to this new lecture in the statistical mechanics series. So now it's time to apply the ideas which we have developed in the past lectures. यहाँ हमने ensemble स्पेसिफिकली अभी माइक्रोकैनिकल ensemble की बात की है. ओके हमने कहा हम ओमेगा कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ़ माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट करेंगे और उससे फिर हम एंट्रोपी इवेलुएट कर सकते हैं. और एक बार हमारे पास एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ यू वी और एन अगर हमें ऑब्टेन हो गया तो बाकी थर्मोडायनामिकल क्वांटिटीज़ फिर सिंपल पार्शियल डिफरेंशिएशन से हम ऑब्टेन कर सकते हैं. बट हाउ दिस इज़ डन इन प्रैक्टिस, लेट्स डू एन एग्जांपल. और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है इनफैक्ट, क्योंकि अभी एक्चुअली मैंने आपको पहले कहा था कि इवन अगर आप क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कर रहे हैं तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स से लेकिन दो आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ती है. एक तो फाइनाइट रिजोल्यूशन ऑफ सेल जो होता है कि h⁻³ जो हमारे एक सेल का साइज़ होता है, ओके, फेज स्पेस में. और दूसरा जो आइडिया जो कि अभी इवॉल्व नहीं हुआ है, ओके, वो है इनडिस्टिंग्विशबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स. ओके, तो वो इसको जब हम करेंगे इसके बाद से वो आएगा समथिंग कॉल्ड द गिब्स पैराडॉक्स. बट लेट्स डू दिस. तो हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस, और आइडियल गैस को हम माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल के मेथड से ट्रीट कर रहे हैं. तो इसे हम कहेंगे आइडियल गैस इन अ माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल. आप आइडियल गैस कोई सिस्टम है तो उसको आप बाद में दूसरे एंसेंबल मेथड से भी ट्रीट कर सकते हैं, बट प्रेजेंटली हम माइक्रोकैनिकल एंसेंबल की जो हमारी अपैरेटस है, जो मैथमेटिकल मशीनरी है, उससे डील करेंगे. आइडियल गैस का मतलब क्या है? पहले से कोई कंटेनर है जिसका वॉल्यूम वी है. कंटेनर किसी भी शेप का हो सकता है, उसका वॉल्यूम वी है, उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं. ओके, और आइडियल गैस में हम ये सपोज करते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है. इसके अलावा कुछ और असम्पशंस भी होते हैं. पार्टिकल का साइज़ जीरो है, जीरो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं. ओके, जीरो हो तो किसी चीज़ का वॉल्यूम नहीं हो सकता है, बट जीरो वॉल्यूम का सेंस ये है टोटल वॉल्यूम के मुकाबले हर पार्टिकल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो नेग्लिजिबल है. ओके, दिस तो ये. और अगेन माइक्रोकैनिकल एंसेंबल की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, मतलब एनर्जी स्पेसिफाइड है. और एनर्जी अगेन क्योंकि एनर्जी में कुछ अनसर्टेनिटी होगी तो एनर्जी जो है का जो स्पेसिफिकेशन है वो इस तरह से है. जो हमने सिस्टम स्पेसिफाई किया है, हमारे n पार्टिकल्स हैं गैस में, आइडियल गैस में. गैस के पार्टिकल्स आपस में बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं और टोटल वॉल्यूम वो वी ऑक्यूपाई कर रहे हैं. और इस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है ये ई से लेकर सम स्मॉल रेंज ई प्लस डी के बीच में. ओके, डी कितना है ये मैं आपको स्पेसिफाई भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगे हम देखेंगे ये डी की एक्चुअल वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी. बस हम ये कह रहे हैं डी मस्ट बी स्मॉल कंपेयर टू ई के मुकाबले स्मॉल होना चाहिए. अब स्मॉल एक क्वालिटेटिव शब्द है, क्वांटिटेटिवली हमें बताना चाहिए कितना स्मॉल, 10% की 1% की 0.01%. बट वी विल सी दैट इट रियली डजेंट मैटर. ओके, वो क्वालिटेटिव वाली जो हमारी डेफिनेशन है, इट मस्ट बी स्मॉल, दैट वर्क सफिशिएंटली वेल. ओके, तो ये हमारा सिस्टम है. और मैं फिर से स्पेसिफाई कर दूँ, आइडियल गैस होने का मतलब स्टेटमेंट के रूप में तो हम वैसे बोलते हैं पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, बट इसका मीनिंग क्या है? इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. ओके, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पार्टिकल्स के बीच जीरो है, हर पेयर ऑफ पार्टिकल्स के बीच जीरो है. तो ओवरऑल इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है. अब ये पार्टिकल कहीं बाहर के साथ एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर सकता है. ओवरऑल ये सिस्टम आइसोलेटेड है, लेकिन आपस में इसके पार्टिकल्स टकराने के दौरान काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं. टू पार्टिकल कोलिजन हो सकता है, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है. तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है. अभी कोई पार्टिकल ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, वो दूसरे पार्टिकल से टकराया, हो सकता है वो स्लो हो जाए. तो लेकिन ओवरऑल सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है या टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी. और इस समय टोटल एनर्जी में एक्चुअली जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का ही कंट्रीब्यूशन है. पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेक्शंस नहीं है. आइडियल गैस का मतलब ही यही है, इंटरेक्शंस नहीं है. तो इंटरेक्शंस नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. तो जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है जो कि कंजर्व्ड है, कंजर्व्ड में एक लिमिट है, ठीक है, ई से लेकर ई प्लस डी के बीच है, बट द टोटल एनर्जी इज स्टिल कॉन्स्टेंट. एनर्जी शेल की अगर हम बात करें, एनर्जी उस एनर्जी शेल के अंतर्गत ही कहीं है. ओके, शेल की थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं है. तो वो जो टोटल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है. ओके, तो ये थ्री डायमेंशनल सिस्टम हम कंसिडर कर रहे हैं. ओके, एक्चुअल फिजिकल स्पेस में हर मॉलिक्यूल जो है, हर पार्टिकल ऑफ गैस जो है वो थ्री डायमेंशन में मूव कर सकता है. ओके, और यहाँ पे एक पॉइंट और, जो एक्चुअल फिजिकल वॉल्यूम जो है, क्योंकि यहाँ पे हम कई तरह के वॉल्यूम की बात करेंगे. ओके, मोमेंटम स्पेस वॉल्यूम हो सकता है, फेज स्पेस वॉल्यूम हो सकता है. एक्चुअल जो फिजिकल स्पेस में जो वॉल्यूम है एक्सेसिबल टू ईच पार्टिकल वो वी है. आप किसी एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करें, एक पार्टिकल को कंसिडर करें, वो और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको बस इस वॉल्यूम के अंदर कन्फाइंड रहना है, इस सरफेस से वो बाहर नहीं आ सकता है. तो इस अकेले पार्टिकल को जो वॉल्यूम का एक्सेस है वो वी, टोटल वॉल्यूम. यहाँ पे हम अगेन ये एजम्पशन भी कर रहे हैं कि बाकी कोई भी पार्टिकल का जो खुद का वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है वो जीरो है. खुद कोई पार्टिकल जीरो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि अगर हम पार्टिकल्स द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम को फाइनाइट मानते तो फिर एक पार्टिकल को जो वॉल्यूम का एक्सेस होता टोटल वॉल्यूम में से, बाकी पार्टिकल्स ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है उतना कम हो जाता. से माना दो ही पार्टिकल्स होते और टोटल वॉल्यूम 100 यूनिट होता.
और एक पार्टिकल माना 2 यूनिट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता, तो किसी एक पार्टिकल को एक टाइम पे केवल 98 यूनिट्स वॉल्यूम एक्सेसिबल होता, क्योंकि 2 यूनिट्स वॉल्यूम तो किसी दूसरे पार्टिकल ने ऑक्यूपाई किया होगा, जहाँ पे भी किया होगा, लेकिन 2 यूनिट्स दूसरे ने कर रखा है, तो उसको 98 यूनिट्स वॉल्यूम वो है। लेकिन हम यहाँ पे हर पार्टिकल का साइज 0 मान रहे हैं। ओके, खुद किसी पार्टिकल ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है 0 है, तो खुद किसी पार्टिकल को जिस वॉल्यूम का एक्सेस है वो कितने वॉल्यूम में रह सकता है, क्वालिटेटिव आप समझें, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ कहीं भी रह सकता है, उसको इस पूरे वॉल्यूम का एक्सेस है। तो सिंगल पार्टिकल को जिस वॉल्यूम का एक्सेस है दैट इज़ वी। तो अगर हम टोटल n पार्टिकल्स के लिए बात करेंगे, जब हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल फेज स्पेस का वॉल्यूम कितना एक्सेसिबल है, ये फेज स्पेस का वॉल्यूम है, ये फिजिकल स्पेस नहीं है, ये टोटल फेज स्पेस का वॉल्यूम एक्सेसिबल, और वो भी सारे के सारे n पार्टिकल्स को, तो इसमें एक v पावर n का फैक्टर आएगा। लेकिन उसको आप यहीं से समझ सकते हैं विदाउट इवन डूइंग द मैथमेटिक्स। एक पार्टिकल को v वॉल्यूम एक्सेसिबल है, तो अगर आप 2 पार्टिकल्स की बात करें तो कुल मिला के 2 पार्टिकल्स को कितना वॉल्यूम एक्सेसिबल है, पहले को भी v, वो इस v वॉल्यूम में कहीं भी हो सकता है, और दूसरे को भी v एक्सेसिबल है, क्योंकि पहले ने अगर वॉल्यूम कहीं पे वो है भी तो उसने उस वॉल्यूम को कम नहीं किया है, क्योंकि अपने आप उसका वॉल्यूम 0 है, तो दूसरे पार्टिकल को भी v वॉल्यूम का एक्सेस है, और तीसरे को भी, और चौथे को भी। तो अगर आपके पास n पार्टिकल्स हैं तो कुल मिला के जिस वॉल्यूम का एक्सेस है इन सबको मिला के दैट इज़ v इंटू v n टाइम्स दैट इज़ v पावर n। अभी हम इसे एक्सप्लिसिटली मैथमेटिक्स करके निकालेंगे, बट आप क्वालिटेटिवली भी बाद में आपको सीधे ये आर्ग्यू करना पॉसिबल होना चाहिए कि हाँ, ये जो फिजिकल वॉल्यूम का एक्सेस है सारे के सारे n पार्टिकल्स के लिए भी अगर एक साथ देखें तो वो वॉल्यूम जो है v पावर n है। ओके, जैसे ये वाली पिक्चर भी हम दिमाग में रखेंगे। हार्मोनिक ऑसिलेटर का ही हम फिगर बार बार बनाते हैं, क्योंकि ये सिंपलेस्ट सिस्टम है जिसके लिए हम फेज स्पेस डायग्राम बना सकते हैं, बट इसको आप केवल हार्मोनिक ऑसिलेटर ना सोचें, ये किसी भी सिस्टम का हमारा फेज स्पेस डायग्राम सिंबॉलिक है। एनर्जी E और E+D के बीच में कितनी स्टेट्स है हम वो काउंट करना चाह रहे हैं। स्टेट्स की काउंटिंग तो बाद में करेंगे, पहले हम एक्सेसिबल वॉल्यूम की काउंटिंग करना चाह रहे हैं। अगर ये स्पेसिफिकेशंस हैं मेरे आइडियल गैस के, तो वो E एनर्जी और E+D के बीच फेज स्पेस में जितना वॉल्यूम है वो कुल वॉल्यूम कितना है, मतलब बेसिकली हम उस शेल का वॉल्यूम कंप्यूट करना चाह रहे हैं। E एनर्जी और E+D एनर्जी के बीच जो शेल बन रही है इस समय, शेल लेकिन वो कहाँ है, वो 6n डायमेंशनल है, उसमें है फेज स्पेस में, उस शेल का वॉल्यूम हम कंप्यूट करना चाह रहे हैं, उसी को हम एक्सेसिबल वॉल्यूम कह रहे हैं, द एक्सेसिबल वॉल्यूम इन द 6n डायमेंशनल फेज स्पेस। ओके, MNB कैसे करेंगे उस वॉल्यूम को कंप्यूट। माना फेज स्पेस में एक छोटा सी आपने बॉक्स लिया, बॉक्स को मैंने 2 डायमेंशनल दिखाया है, बट आपको ये समझना है इसकी एक साइड DQ1 है, एक DQ2 है, एक DQ3, DQ4। अगर Q3n आपके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं और 3n मोमेंटा कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसकी कुल मिला के 6n साइड्स हैं। एलिमेंट्री वॉल्यूम भी अगर आप एक छोटा सी ले रहे हैं उसका, तो फिर ये एलिमेंट्री वॉल्यूम आपने यहाँ कहीं लिया, और फिर पूरा एक्सेसिबल वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम नहीं, एक्सेसिबल वॉल्यूम, ये शेडेड वाला, जिस वॉल्यूम का इस समय हमारे सिस्टम को एक्सेस है, हमारे सिस्टम को केवल E से लेकर E+D तक के बीच वाला स्टेट्स का एक्सेस है, तो ये वाला, ये शेडेड। तो इस स्मॉल वॉल्यूम को हम इंटीग्रेट कर देंगे, लेकिन इंटीग्रेशन का रीजन केवल ये वाला होगा। ओके, मतलब उस एनर्जी शेल के ऊपर इस एलिमेंट्री वॉल्यूम को इंटीग्रेट कर दो। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है, जो हमारा एक्सेसिबल वॉल्यूम है, जिसको मैंने स्क्रिप्ट में लिखा है, जो कि प्रॉब्ली N, V और U। इंटरनल एनर्जी को मैं कभी U लिखूंगा, कभी E लिखूंगा, आप कंफ्यूज ना करें। ओके, आप एक ही नोटेशन से स्टिक करें, वैसे U ही यूज़ करें। मैंने कहीं कहीं पे E यूज़ किया है, बाद में मैंने U में स्विच ओवर किया है। तो टोटल एक्सेसिबल वॉल्यूम जो है, एलिमेंट्री वॉल्यूम का एलिमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, उसका इंटीग्रेशन करो ऊपर ओवर एप्रोप्रिएट रेंज। एप्रोप्रिएट रेंज का मतलब आपको वो एनर्जी शेल की लिमिट्स स्पेसिफाई करने की पड़ेंगी कि Q1 की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, और Q2 की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, और Q3 वगैरह वगैरह सारी रेंजेस आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। तो उसको हम अभी करेंगे, एप्रोप्रिएट रेंज का मतलब और आगे क्लियर होगा। लेकिन ये जो छोटा सी डब्बा है, इसका वॉल्यूम कितना है। अब मैं यहाँ Q1, Q2, Q3 के बजाय फर्स्ट पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1, दूसरे के x2, y2, z2, तीसरे के x3, y3, z3 एंड सो ऑन करूँ, तो जो कोऑर्डिनेट स्पेस के करस्पॉन्डिंग वाली एंट्रीज़ हैं वो ये हैं, dx1 y1 dy1 dz1, x1 y1 z1 फर्स्ट पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स, तो dx1 dy1 dz1, ये एक तरह से dq1 dq2 dq3 शुरू के 3 कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट पार्टिकल से एसोसिएटेड हैं, अगले 3 दूसरे से dx2 dy2 dz2, एंड ऐसे होते होते डॉट 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 dxn dyn dz। जो n पार्टिकल्स हैं ये उनके कोऑर्डिनेट डिफरेंशियल्स आ गए, और फिर ऐसे मोमेंटम डिफरेंशियल्स भी आएंगे। ये फेज स्पेस है तो यहाँ Q के साथ पीस भी हैं, तो dpx1 का मतलब 1 फॉर फर्स्ट पार्टिकल, P फॉर मोमेंटम, और उसका मोमेंटम का x कंपोनेंट, फर्स्ट पार्टिकल के मोमेंटम का x कंपोनेंट। आप कोई दूसरे नोटेशन भी यूज़ कर सकते थे, प्रॉब्ली आप x को यहाँ ऊपर भी लिख सकते थे, बट मैंने इसी नोटेशन को लिखा है, ठीक है। dpx1 ऐसी dpy1 एंड dpz1 फर्स्ट पार्टिकल के मोमेंटम के 3 कंपोनेंट्स इनटू सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सब का डिफरेंशियल आपके पास आएगा। फेज स्पेस का जो आप वॉल्यूम है ऐसे देखते हैं, dq1 dq2 dq3 इंटू dqn
या dq3n जो भी केस हो, और इंटू dp1 dp2 वो, तो वही उसी को यहाँ पे मैंने इस समय कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह से लिखा है। तो यही मुझे इंटीग्रेशन करना है, ये छोटे से डब्बे को के वॉल्यूम को इंटीग्रेट कर देना है, लेकिन रिलेवेंट रीजन के ऊपर, ऐसे नहीं सारे फेज स्पेस के ऊपर, सारे फेज के उसके ऊपर इसलिए नहीं क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो फेज स्पेस में कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई कर सकता है। से क्वालिटेटिवली आप इस रीजन को समझें, ई से लेकर ई प्लस डी के बीच, तो वो अप्रोप्रिएट लिमिट्स आपको इस पर अप्लाई करनी है। ओके, सो तो अब ये कैसे इवेलुएट करेंगे। मैंने इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिख दिया, मोमेंटम वाला जो इंटीग्रल है उसको मैंने अलग कर दिया, मतलब डी पी x1 डी पी y1 डी पी z1 इंटू डी पी एक्स एन डी पी वाई एन डी पी जेड एन, जो मोमेंटम के जितने कंपोनेंट्स हैं उसका इंटीग्रल अलग, और जो बाकी कोऑर्डिनेट स्पेस के इंटीग्रल्स हैं उनको भी अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अलग अलग पार्ट्स में क्यों, डी x1 डी y1 डी z1। जब हमने ये कहा आइडियल गैस होने का मतलब क्या है, फर्स्ट पार्टिकल अगर कोई पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, एक पार्टिकल, तो दूसरे पार्टिकल जो पोजीशन ऑक्यूपाई करता है उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हमने ये कहा एक पार्टिकल जीरो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है तो वो कहीं भी रहे, पहला पार्टिकल से, ये एक्चुअल आपकी वो गैस है, ठीक है, कंटेनर में पहला पार्टिकल किसी भी लोकेशन में उस गैस के अंदर, उससे दूसरे पार्टिकल पे जो वॉल्यूम्स का एक्सेस है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये केस डिफर हो जाता अगर वॉल्यूम फाइनाइट होता, माना ये पार्टिकल फाइनाइट वॉल्यूम का होता, माना एक पार्टिकल इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होता और किसी समय वो इस पोजीशन पे होता, तो जो दूसरे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं वो बाकी सारी वैल्यू ले सकते हैं पर वो ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते। दोनों पार्टिकल एक लोकेशन पे तो नहीं हो सकते हैं। अगर पार्टिकल्स का साइज़ आप फाइनाइट माने तब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं उस गैस के, हर कॉन्स्टेंट का साइज़ 0 मान रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, ये सारे के सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। मतलब dx1 dy1 dz1 फर्स्ट पार्टिकल के 3 कोऑर्डिनेट्स, और ये x2 y2 z2 दूसरे पार्टिकल के, ये सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। तो इंडिपेंडेंट होने के कारण इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन आप सेपरेटली कर सकते हैं। मल्टीपल इंटीग्रेशन जब आपके पास होते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है, कोई एक पर्टिकुलर जो क्वांटिटी जिसके ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हैं कहीं वो दूसरी क्वांटिटी से रिलेटेड तो नहीं, पर यहाँ पे ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ओके, सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। ओके, हमने जो ये एज्यूम किया है कि हम आइडियल गैस के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आइडियल गैस के सपोजिशन में ये चीज़ भी है कि इंडिविजुअल पार्टिकल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो 0 है। तो आप इन इंटीग्रेशंस को अलग अलग कर सकते हैं। जो स्पेस इंटीग्रल्स हैं, मोमेंटम इंटीग्रल में अभी ऐसी इतनी आसानी नहीं होने वाली है, इसको हम बाद में करेंगे, बट मोमेंटम इंटीग्रल को अभी मैंने ऐसे लिखा हुआ है। अगेन आपको ये सोचना है ये भी मल्टीपल इंटीग्रल्स हैं, ये कुल मिला के 3n इंटीग्रल्स होंगे, एक डी पी x1 का, एक इसका, लेकिन उन सबको मैंने एक सिंगल इंटीग्रल पी इंटीग्रल लिखा है, इसको बाद में करेंगे। इनटू वॉल्यूम के इंटीग्रल जो हैं इंडिपेंडेंटली उनको एक एक पार्टिकल के, अगेन यहाँ पे जब मैंने एक इंटीग्रल लिखा है इसका मतलब भी 3 इंटीग्रल हैं, x1 के ऊपर भी, y1 के ऊपर भी, z1 के ऊपर, लेकिन ये तीनों फर्स्ट पार्टिकल से एसोसिएटेड हैं, तो इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम v, x1 y1 z1 का इंटीग्रेशन करना कहाँ है, इस वॉल्यूम v के ऊपर ही तो करना है। ऐसी x2 y2 z2 दूसरा पार्टिकल जहाँ भी हो खुद 0 वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन कुल वो कितने वॉल्यूम में रोम कर सकता है, इस दीवार से बाहर तो नहीं जा सकता है, तो कुल वॉल्यूम का एक्सेस जो है उसे v ही तो है, मतलब इस v वॉल्यूम के ऊपर हमने इसे इंटीग्रेशन करना है। v वॉल्यूम के ऊपर मतलब अगर मैं इस बॉक्स को माना एक क्यूबिकल शेप का लेता, हर साइड L होती, तो तब मैं लिखता अच्छा x1 की रेंज भी 0 से L तक है और y1 की रेंज भी 0 से L तक और z1 की रेंज भी 0 से L तक। पर बॉक्स की शेप यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेनर की शेप इंपॉर्टेंट नहीं है। हर पार्टिकल को जिस वॉल्यूम का एक्सेस है वो v है, जो भी उस कंटेनर का वॉल्यूम है वो। ऐसे दूसरे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स पहले वाले से इंडिपेंडेंट हैं, वो भी v वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रेट हो रहे हैं, ऐसे nth पार्टिकल के भी। तो जो आपके हमारे स्पेस के इंटीग्रल्स थे ये सब के सब बड़े आराम से इवैल्यूएट हो सकते हैं, सबके सब अलग हो गए। यहाँ पे मैथमेटिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसलिए इनके इंटीग्रेशन क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए। और इनके इंटीग्रेशन मोमेंटम से भी सेपरेट आउट हो गए। ये कोई ज़रूरी नहीं था कि कोऑर्डिनेट और मोमेंटम के इंटीग्रल्स हमारे इतने आराम से अलग हो जाते। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हार्मोनिक ऑसिलेटर की आप बात करें, हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो टोटल एनर्जी होती है p²/2m प्लस हाफ kx², पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू दी टोटल एनर्जी। आपका जो भी एनर्जी शेल बनता, एनर्जी शेल का साइज मोमेंटम और कोऑर्डिनेट को रिलेट कर रहा है। तो अगर मोमेंटम और कोऑर्डिनेट्स के बीच कोई रिलेशन होता, मोमेंटम और कोऑर्डिनेट के बीच कोई रिलेशन होने का मतलब p की अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू है तो x की वैल्यू आर्बिट्री नहीं हो सकती है, x की वैल्यू पे रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। तो मतलब इंटीग्रल्स, एक इंटीग्रल दूसरे इंटीग्रल की रेंज को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी में कंट्रीब्यूशन है वो टोटली काइनेटिक के कारण है।
काइनेटिक के कारण। पोटेंशियल एनर्जी टाइप का कोई टर्म नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है। तो मोमेंटम और कोऑर्डिनेट्स के जो टर्म हैं वो आपस में रिलेटेड नहीं है, इसीलिए पहले मोमेंटम का इंटीग्रल और कोऑर्डिनेट्स का इंटीग्रल हो गया, और उसके बाद हर पार्टिकल इंडिपेंडेंटली पूरे वी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकता है। तो इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स के भी जो वॉल्यूम इंटीग्रल हैं वो भी अलग अलग हो गए। आपको इस तरह समझिए, पहले यहाँ पे तक ये इंटीग्रल एक साथ था। किसी जनरल केस में, अगर हम आइडल गैस का केस नहीं ले रहे हैं, किसी जनरल केस में इनमें आपस में रिलेशन हो सकते हैं, तो आपस में रिलेशन हो सकते हैं, तो आप इस इंटीग्रल्स को अलग अलग इंटीग्रल्स में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ पे आइडल गैस होने के कारण एक तो मोमेंटम और स्पेस इंटीग्रल्स अलग हो गए। मोमेंटम और स्पेस का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। एनर्जी का रिलेशन सीधे सीधे मोमेंटम से है, उसका कोऑर्डिनेट से कोई रिलेशन नहीं है। तो एनर्जी और मोमेंटम और कोऑर्डिनेट के इंटीग्रल अलग हो गए। फिर कोऑर्डिनेट के भी जो बहुत सारे इंटीग्रल्स थे वो भी सेपरेटली अलग अलग हो गए, क्योंकि हर पार्टिकल का कोऑर्डिनेट दूसरे पार्टिकल से पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। एक पार्टिकल किसी भी कोऑर्डिनेट लोकेशन पर रहे, उससे दूसरे पार्टिकल की जो कोऑर्डिनेट चॉइसेस हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सारे इंटीग्रल्स क्या हो गए, अलग। और ये सारे इंडिपेंडेंटली, ये जो एक पार्टिकल का जो ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, वॉल्यूम से मेरा मतलब है फिजिकल वॉल्यूम के ऊपर जो इंटीग्रल है ये मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। ये वाला इंटीग्रल भी मुझे वी देगा, ये भी वी देगा, ये भी वी, तो कुल मिला के कितना आया, वी पावर एन। ये चीज़ जो हमने क्वालिटेटिवली शुरू में देखी थी कि हर पार्टिकल फिजिकल स्पेस में वी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो कुल मिला के एन पार्टिकल्स के लिए जब हम एक्सेसिबल फेस स्पेस वॉल्यूम निकालेंगे तो उसमें वी पावर एन का फैक्टर आएगा। तो ये वी पावर एन का फैक्टर ये आ गया, ओके। और इसके अलावा इस इंटीग्रल को अभी मैं इवेल्युएट नहीं करूँगा। इनफैक्ट इस कैलकुलेशन को मैंने यहाँ अभी इनकम्प्लीट लिखा है, सेकंड स्टेप में मैं इसे कंप्लीट करूँगा, बट अभी मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ बिना इस पी इंटीग्रल को इवेल्युएट किए इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से ही हम सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं, ओके। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है, ये इंटीग्रल जो है इसमें कोऑर्डिनेट्स नहीं आने वाले हैं, मतलब फिजिकल वॉल्यूम नहीं आने वाला है। तो फिजिकल वॉल्यूम नहीं आएगा तो उसके अलावा क्या आ सकता है, उसके अलावा जो क्वांटिटीज़ आ सकती हैं वो इंटरनल एनर्जी और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। जो हमारा सिस्टम है उसके तीन ही पैरामीटर्स हैं, वॉल्यूम वी ऑक्यूपाई कर रखा है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एन है, और सिस्टम की एनर्जी ई है। तो फिजिकल वॉल्यूम केवल यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है, वी पावर एन के रूप में कंट्रीब्यूट कर रहा है। बाकी जो डिपेंडेंस है वो इस फैक्टर के अंदर होगी, अगर होगी तो। ऐसा भी हो सकता है ये फैक्टर क्या पता एन से इंडिपेंडेंट हो, या क्या पता यू से इंडिपेंडेंट हो, या दोनों से, वो बाद में देखेंगे। लेकिन इस फैक्टर में वी नहीं आ रहा है, ओके। तो ये इंटीग्रल जब हम इवेल्युएट करेंगे तो इट विल बी सम फंक्शन, लेकिन ये केवल किसका फंक्शन होगा, यू और एन का। वी की डिपेंडेंस यहाँ से आ गई। तो हमने फेज स्पेस का जो वॉल्यूम है, एक्सेसिबल वॉल्यूम, उसको इनकम्प्लीट फॉर्म में मैंने इस फॉर्म में निकाल दिया, ओके। ये एफ यू एन जो है, जब मैं पी इंटीग्रल को पूरा कर लूँगा तब मुझे इस फंक्शन की फॉर्म पता लग जाएगी। पर मुझे अभी के लिए, मेरे लिए इतना सफिशिएंट है कि ये फंक्शन केवल यू और एन पे डिपेंड कर सकता है, वी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये बस, ओके। यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखी हुई है। ये वाले सारे इंटीग्रल अलग क्यों हो गए, क्योंकि नो डिपेंडेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन पार्टिकल ऑन दैट ऑफ अनदर। एक पार्टिकल जिस भी कोऑर्डिनेट लोकेशन को ऑक्यूपाई कर रहा है उससे दूसरे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स पे कोई फर्क नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही है, ओके। रिस्ट्रिक्शन केवल ये है, हर पार्टिकल कुल मिला के वी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है, वी वॉल्यूम से बाहर नहीं जा सकता है। जो हमारा वो कंटेनर है उससे बाहर का वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है। तो हर पार्टिकल को जो टोटल वॉल्यूम का एक्सेस है, फिजिकल वॉल्यूम का, कोऑर्डिनेट स्पेस के वॉल्यूम का, वो वी है। तो कुल मिला के वी के एन फैक्टर आए दिस, ओके। ओके, इस चीज़ को मैंने आपको बता दिया। इस फंक्शन में वॉल्यूम की डिपेंडेंस नहीं हो सकती है, ओके। वॉल्यूम की डिपेंडेंस नहीं हो सकती है क्योंकि मोमेंटम का वॉल्यूम से कोई रिलेशन नहीं है, ओके। कोऑर्डिनेट से मोमेंटम का कोई रिलेशन नहीं है इस केस में, आइडल गैस केस में, इसलिए वी का फैक्टर यहाँ नहीं आ सकता है, ओके दिस। तो अब अगर मुझे जैसे ही एक्सेसिबल वॉल्यूम मिल गया, मेरा बाकी काम हो चुका है। एक्सेसिबल वॉल्यूम को अगर h पावर 3n से आप डिवाइड कर दें तो आपको नंबर ऑफ़ एक्सेसिबल स्टेट्स मिल जाती हैं। आपको पता है फेज स्पेस में हर स्टेट h पावर 3n वॉल्यूम लेती है, तो h पावर 3n से डिवाइड करने का मतलब आप स्टेट्स की काउंटिंग कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स। वॉल्यूम इतना था लेकिन उस वॉल्यूम में स्टेट्स कितनी थी, इतनी। तो ये भी n, v और u का फंक्शन होगा ये। तो m हमारा इस फॉर्म का है, v पावर n सम अननोन फंक्शन f ऑफ un ओवर h पावर 3n। ये इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन है क्योंकि अभी मैंने f को इवेल्युएट नहीं किया है, पर अभी के लिए इस पेज की कैलकुलेशन मैं इसी से करूँगा। मैंने नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स का एक्सप्रेशन निकाल दिया है, इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन बट दिस। आप यहीं पे एक चीज़ देख सकते हैं, जो जितना पार्ट हमने निकाला है v पावर n, ह्यूज एक्सपोनेंट, n 10 पावर 24 के ऑर्डर का है, v की उतनी पावर है, 10 की पावर 24 की बात नहीं हो रही है केवल इस एक्सप्रेशन में, v की पावर 10 की पावर 24 है। सी दिस ह्यूज एक्सपोनेंट। ये ह्यूज एक्सपोनेंट यहाँ h में भी है, पर यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ओके। वो ओमेगा में इंपॉर्टेंट होगा, दिस विल सी इन द कम। और बाद में आप देखेंगे जो f का फैक्टर है, जब हम एक्सप्लिसिटली से इवेल्युएट करेंगे
ये एक्चुअली यू और एन पे डिपेंड करेगा, और खासकर जो इसकी यू एनर्जी पे डिपेंडेंस है वो भी लगभग इसी प्रकार की होगी, u⁻3n/2। अगेन ये 3/2 का फैक्टर उतना रेलिवेंट नहीं है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन में तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा, पर मेन चीज़ ये है यहाँ भी u⁻n टाइप की चीज़ आ रही है, n अगेन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻24। तो जो ये डेंसिटी नहीं, नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स है, जैसे मैं पहले से बार बार कह रहा था, ये एनर्जी का बहुत रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर सिस्टम की एनर्जी आप थोड़ा सी भी बढ़ाते हैं तो ये इतना हाई एक्सपोनेंट होने के कारण ये नंबर बहुत रैपिडली इंक्रीज करता है, वेरी 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 रैपिडली। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लिसिटली देखने को मिलेगी, लेकिन इस समय इसकी डिपेंडेंस हम वॉल्यूम पे भी, पिछले लेक्चर्स में शायद बार बार मैं केवल इसी चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहा था कि ये नंबर एनर्जी के साथ बहुत रैपिडली ग्रो करता है। इनफैक्ट ये नंबर वॉल्यूम के साथ भी बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। माना आपके पास एक आइडल गैस है, आपने उसे एक छोटे से वॉल्यूम में रखा इसमें, और अब आपने वॉल्यूम को थोड़ा चेंज कर दिया, ज़्यादा नहीं, कंटेनर का वॉल्यूम थोड़ा सी बड़ा कर दिया। तो आपने कंटेनर का वॉल्यूम अगर जरा सी ही बड़ा किया तो एक एक पार्टिकल को जो वॉल्यूम का एक्सेस हुआ वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा, लेकिन ऐसे आपके पास n इंटीग्रल्स आ रहे हैं मैथमेटिकली, तो आपको फेज स्पेस में जो एक्सेसिबल स्टेट्स है या एक्सेसिबल वॉल्यूम है उसमें v⁻n का फैक्टर आ रहा है। अगर आपने एक के लिए वॉल्यूम को थोड़ा सी भी बढ़ाया तो वो थोड़ा सी ग्रोथ 10⁻24 टाइम्स एक्सपोनेंशिएट हो रही है, तो कितना ज़्यादा फेज स्पेस का वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। तो थोड़ा सी पैरामीटर्स को चेंज करने पे, v हो, u हो या इवन n हो, इनको जरा भी आप चेंज करते हैं, थोड़ा सी से इंक्रीज़ करते हैं, तो ये नंबर बहुत रैपिडली इंक्रीज़ करता है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एनर्जी एज वेल एज वॉल्यूम एटलीस्ट। ठीक है, बाकी n डिपेंडेंस हम आगे देख लेंगे, लेकिन v डिपेंडेंस आप यहीं पे देख सकते हैं। v पे डिपेंडेंस इस तरह से है, वॉल्यूम जरा सी चेंज करेंगे, नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ओके, तो अब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। ओमेगा का जो भी एक्सप्रेशन आपको मिला इनकम्प्लीट है, बट लेट्स मूव विद दैट। लॉग नेचुरल ओमेगा आप कंप्यूट करें, क्योंकि एंट्रोपी का रिलेशन लॉग नेचुरल ओमेगा से होता है। तो लॉग नेचुरल ओमेगा कितना हो जाएगा, इसका लॉग n log v प्लस इस फंक्शन का लॉग नेचुरल ऑफ fun प्लस माइनस 3n टाइम्स लॉग ऑफ h। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये यहाँ पे मैं एक चीप पॉइंट और एम्फेसाइज करूँगा, ये आगे लेक्चर में और क्लियर होगा। ठीक है, इस लेक्चर या इसके साथ का ये जो सेकेंडरी लेक्चर आएगा, ये h की जगह आप, जैसे हमने पहले भी कहा, ये h की वैल्यू, h मतलब क्वांटम मैकेनिक्स, प्लैंक कांस्टेंट मतलब आप क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। अगर हम क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कर रहे हैं तो ये h का आइडिया क्वांटम से ही आता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि सेल का साइज़ h के ऑर्डर का होता है, मतलब h⁻3n डायमेंशनल स्पेस है तो वो 3n हो जाता है। अदरवाइज 1 डायमेंशनल केस में हमने देखा था सेल का साइज़ h होता है। तो ये इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सेल का साइज़ h है या 2h है या 100h है या 1/100 टाइम्स h है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक फाइनाइट रिजोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्वांटम मैकेनिक्स से आपको जो बेसिक आइडिया लेना है वो एग्जैक्ट साइज ऑफ सेल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है बहुत छोटी छोटी सेल्स हैं जिनकी हर डायमेंशन h के ऑर्डर की है। h के ऑर्डर की मतलब एग्जैक्टली वो h होनी जरूरी नहीं है हर साइड, आप उस साइड को h के बजाय अगर वो 10h भी लें तभी भी आपके आंसर पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ h, आप इसको ऐसे सोचें, h की वैल्यू होती है 6.6 10⁻−34, लेकिन h की वैल्यू अगर उससे 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा या 100 गुना कम भी होती तभी भी हमारे जो आगे थर्मोडायनेमिकल हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जो सेल का एब्सोल्यूट साइज़ है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट भी क्यों नहीं है, खैर इस सेंस में इंपॉर्टेंट है, आप उस साइज़ को बहुत बड़ा भी नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं बोल सकते एक सेल मेरी 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर की है फिजिकल स्पेस में से, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है वो सेल्स का साइज़ h के ऑर्डर का है। वो एक्चुअल h है कि 2h है कि 25 टाइम्स h है कि 5 टाइम्स h है कि 100 टाइम्स h है कि 10⁻⁻2 टाइम्स h है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस वी विल सी इन द लेक्चर्स टू कम। ओके, अच्छा, अब एंट्रोपी, बोल्ट्जमैन फार्मूले से आप एंट्रोपी कैलकुलेट करें तो एंट्रोपी का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन k से एक ये हर टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, k यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। लेकिन एंट्रोपी के फार्मूले में जिसको मैंने यहाँ पे क्विकली यहाँ साइड में कर रखा है, मुझे भी एक्सप्रेशन याद नहीं रहते हैं, बट जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है dq = du + dw, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी अगर वेरी कर रहा है तो इसमें एक और टर्म आ जाता है -μdn, और dq की जगह आप TdS रखें और t को यहाँ ले आएँ तो du/t, और dw की जगह pdv। एंट्रोपी फार्मूलिज्म में एंट्रोपी को एनर्जी, वॉल्यूम और n का फंक्शन ट्रीट किया जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। तो फिर यहाँ से आप पार्शियल डेरिवेटिव लिख सकते हैं कि 1/t होगा ∂s/∂u कीपिंग vnn कांस्टेंट, 1/t बराबर ∂s/∂u कीपिंग vnn कांस्टेंट। फिर ऐसे ही p/t बराबर ∂s/∂v कीपिंग unn कांस्टेंट, एंड सिमिलरली μ/t इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि यहाँ एक माइनस साइन है, μ/t इज इक्वल टू -∂s/∂n कीपिंग un v कांस्टेंट। ये फॉर्मूले पिछली बार मैंने वो किए थे, ठीक है, ये एक्सप्रेशन।
अब इस केस में मैंने इन दो के साथ क्रॉस लगा रखा है। क्रॉस इसलिए लगा रखा है, एस का एक्सप्रेशन तो चलो ये आ गया, एस मतलब के इंटू ये एक्सप्रेशन, के तो एक कांस्टेंट है, वी और एन को कांस्टेंट रखते हुए यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। मुझे जब तक ये यू की डिपेंडेंस पता ही नहीं है, ये फंक्शन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, तो ये वाला डिफरेंशिएशन मैं नहीं परफॉर्म कर सकता हूँ। ऐसे ही एन के रेस्पेक्ट का डिफरेंशिएशन भी परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वी के रेस्पेक्ट का जो डिफरेंशिएशन है, ओमेगा या लॉग नेचुरल ओमेगा या एस में जो वी की डिपेंडेंस है वो केवल इस टर्म में है, यहाँ वी नहीं है, यहाँ वी नहीं है। वॉल्यूम डिपेंडेंस, फिजिकल वॉल्यूम पे जो डिपेंडेंस है वो केवल इस तरीके की है लॉग नेचुरल ओमेगा में। तो एस में कितना होगा, केवल इसके साथ के का फैक्टर, बोल्ट्जमैन फैक्टर और मल्टीप्लाई हो जाएगा, के या के बी जो भी आप कहें वो। तो ये वाला डिफरेंशिएशन मैं इससे मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, मतलब पी अपॉन टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये जो मेरा इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ ओमेगा था, इससे मैं तीनों टर्म्स तो नहीं निकाल सकता हूँ, पर पी अपॉन टी को जरूर इवेलुएट कर सकता हूँ। तो लेट्स डू दैट। पी अपॉन टी अगर मैं इवेलुएट करूँ, जो कि डेल अपॉन डेल वी होता है एस का, एस मतलब के लॉग ओमेगा, लॉग ओमेगा ये रहा, के बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करो वी के रेस्पेक्ट में, बाकी एन और यू को कांस्टेंट मानते हुए, एन को कांस्टेंट रखा तो एन ऐसे ही रहेगा, लॉग नेचुरल वी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वी, तो ये तो हो गया। बाकी यहाँ से 0 मिलेगा, यहाँ से, यहाँ वी नहीं है, यहाँ वी नहीं है, आपने यू और एन को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो ये टर्म इस डिफरेंशिएशन के लिए पूरी तरह कांस्टेंट है, ये टर्म पूरी तरह कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, लॉग नेचुरल वी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वी, ये बना के बी एन अपॉन वी। आप इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखें, वी को इधर ले जाओ पी वी और टी को इधर लाओ के बी एन टी। यहाँ पे मैं एक छोटी चीज़ और रिमाइंड कराना चाहूँगा, वैसे आपको पता होगा, ये एन हमारे टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अगर आप इन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की काउंटिंग मोल में करना चाहें, और नंबर ऑफ़ मोल्स को मैंने स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया है, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है। माना मेरे उसमें ट्वाइस दी 2 मोल गैस है, तो 2 मोल गैस का मतलब क्या है, उसमें 2 इंटू एन ए नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एन ए का कितना मल्टीपल है, वही तो नंबर ऑफ़ मोल्स होता है। तो ये स्मॉल एन नंबर ऑफ़ मोल्स है, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया था, पर अब कभी कभी मैं इसे भी यूज़ कर सकता हूँ। एन हमारे टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, और एन ए जो है एवोगाड्रो नंबर, ओके। तो अगर मैं इस रिलेशन को ऐसे के बजाय ऐसे लिखूँ, इस कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन इंटू एन ए सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, और उसके बाद स्मॉल एन ए इंटू के बी, ये होता है आर, गैस कॉन्स्टेंट। बेसिकली यहाँ से अगर आप के बी की वैल्यू लिखें, जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है उसको कई बार इस तरह से कहा भी जाता है, और मैथमेटिकली उसको याद रखने का ये आसान तरीका भी है उसकी वैल्यू को, गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल या पर एटम। गैस कांस्टेंट पूरे मोल के लिए होती है, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल, एक मोल के लिए 8.314। तो पर मॉलिक्यूल या पर एटम के हिस्से कितना आया, एक मोल में आपको पता है 10 पावर 26 6.023 इंटू 10 पावर 23, उससे अगर आप डिवाइड कर दें, पर मोल या पर एटम के हिस्से जितनी एनर्जी आ रही है वही क्या होता है, के बी। तो के बी को याद रखने का। लेकिन अगर वो मैनिपुलेशन में यहाँ पे यूज़ करूँ, कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन इंटू एन ए रख दूँ, और फिर एन ए को के बी से मल्टीप्लाई करके अगर मैं आर लिख दूँ, बी बी इक्वल टू आर, ये आपका आइडियल गैस का लॉ तो है, जो आप कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट है हमारी आइडियल गैस के लिए। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में जो रिलेशन है, एन और आर तो कांस्टेंट हैं, आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फिक्स कर रखा है, आर एक गैस कांस्टेंट है, फिक्स है, ये एक ही बात है। तो आप देख रहे हैं आइडियल गैस के लिए एक हमें ये लॉ मिल गया। इस समय हमने इसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से डिराइव किया है। कन्वेंशनल थर्मोडायनेमिक्स में ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होता है, एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ वगैरह डिराइव किए जाते हैं, और फिर उनको कंबाइन करते हैं तो आपको ये रिलेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमने जो एंसेंबल थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स वो किए हैं, और उसके बाद बाकी जो हमने रेसिपी एक डिसाइड की है कि हम नंबर ऑफ़ स्टेट्स काउंट कर लेंगे, एक्सेसिबल स्टेट्स, और फिर उससे एस का रिलेशन होगा, के लॉग नेचुरल ओमेगा, और एस के पार्शियल डिफरेंशिएशन से हमें क्वांटिटीज़ मिलेंगी। तो अब की बार तो मैंने ओमेगा पूरा भी नहीं इवेलुएट किया है, ये एफ अभी मैंने इवेलुएट नहीं किया है, पर फिर भी मुझे आइडियल गैस लॉ मिल गया है। तो यू कैन सी द पावर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ओके। सिस्टम के बारे में कुछ बहुत बेसिक असम्पशंस, कुछ बहुत बेसिक पोस्टुलेट्स लेके हम थर्मोडायनेमिक्स के रिजल्ट्स पे को कितनी इजीली उन पे पहुंच सकते हैं, ओके। सो दिस, और अगेन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये रिजल्ट हमने ऑब्टेन्ड विद इनकम्प्लीट ओमेगा, ओमेगा का एक्सप्रेशन अभी कंप्लीट नहीं है, ओके। दिस वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, दिस इज गोइंग टू टेक अ बिट ऑफ मैथमेटिक्स। वैसे वो मैथमेटिक्स हम पहले कर चुके हैं, पर यहाँ पे मैं फिर से उसे करना चाहूँगा प्रॉपर तरीके से, ओके। अब मैं केवल पी इंटीग्रल पे ध्यान दे रहा हूँ, अब मेरा ध्यान केवल इस वाले इंटीग्रल पे, क्योंकि ये वाला इंटीग्रल फेज स्पेस में जो हमारा एक्सेसिबल वॉल्यूम था, जिसे मैंने स्क्रिप्ट एम लिखा था, उसी का इंटीग्रल, उसी पे हम ध्यान दे रहे हैं। उसका ये वाला पार्ट मैं कर चुका हूँ, ये भी पावर एन है। तो अब मेरा ध्यान केवल इस इंटीग्रल पे है। अच्छा,
अलग अलग मोमेंटम के जो डिफरेंशियल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके और उसका इंटीग्रल, लेकिन इंटीग्रल में लिमिट्स का ध्यान रखना है। मोमेंटम पे लिमिट्स क्यों आ रही है? मोमेंटम पे लिमिट इसलिए हैं क्योंकि टोटल एनर्जी पे हमारी रिस्ट्रिक्शन है। एनर्जी ई से लेकर ई प्लस डी के बीच में है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, एनर्जी ई से लेकर ई प्लस डी के बीच हमारी रिस्ट्रिक्टेड है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स्ड हैं, वॉल्यूम फिक्स्ड है, एनर्जी की एक रेंज है। एनर्जी की रेंज मतलब आप बेसिकली एनर्जी की एक शेल की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मोमेंटम से ज़रा इसको रिलेट करें। यहाँ मैंने मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में लिखा है, मतलब P1 जो है फर्स्ट पार्टिकल का टोटल वेक्टर मोमेंटम है, P1 वेक्टर, ठीक है। इसमें उसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट तीनों शामिल है। P2 में दूसरे पार्टिकल के तीनों कंपोनेंट्स थे। तो फर्स्ट पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है इतनी तो है P1²/2m। हर पार्टिकल सिमिलर है, मतलब हर किसी का मास सेम है, तो मास सबका सेम। फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, सेकंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, थर्ड की, फोर्थ की, सारे के सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दूँ तो यही तो हमारे गैस की टोटल एनर्जी है। आइडियल गैस होने के कारण इस समय पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, तो टोटल एनर्जी जो है वो यही तो है। ये हमारी गैस की टोटल एनर्जी है किसी भी समय पे। इसमें P1, P2, P3, Pn फिक्स्ड नहीं है, लगातार ये नंबर्स चेंज हो रहे हैं, इंडिविजुअल मोमेंटम जो हैं ये चेंज हो रहे हैं, पर ये वाला जो सम है ये चेंज नहीं हो रहा। इस पर तो एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। रिस्ट्रिक्शन ये है, ये नंबर ई के लेस देन इक्वल टू या सॉरी ई इससे लेस देन इक्वल टू या ये नंबर ई प्लस डी से लेस देन इक्वल टू। ये जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है ये इस और इस रेंज के बीच में लाई कर रही है। तो यहीं से आप देख सकते हैं P1, P2, Pn सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। एक बहुत सिंपल केस देखते हैं, माना आप इक्वलिटी का केस देखो, अभी ये शेल भी भूल जाओ। माना हमने पार्ट सिस्टम की एनर्जी को एग्जैक्टली स्पेसिफाई कर रखा था कि सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं या सारे पार्टिकल्स हैं उनकी कुल मिला के एनर्जी ई के बराबर होगी। माना इक्वलिटी आप समझ लें इज इक्वल टू ई है, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे माना ऐसा हो गया, इस फर्स्ट टर्म की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा मतलब टोटल एनर्जी ई के बराबर। माना सारे पार्टिकल्स को मिला के 100 यूनिट एनर्जी शेयर करनी थी। फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम इतना ज़्यादा था, P1 की वैल्यू इतनी ज़्यादा थी कि ये टर्म 100 के बराबर बना, मतलब फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 100 यूनिट्स थी। अब सबकी काइनेटिक एनर्जी का सम 100 बनना है, और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो होती नहीं है, तो अकेले इसने ही अगर 100 यूनिट एनर्जी ले ली तो इन सब की एनर्जी कितनी होगी, 0 0 0। ये बहुत रेयर केस होगा, पर ऐसा भी हो सकता है इस पार्टिकल का मोमेंटम 100 के करस्पॉन्डिंग का और बाकी सबका मोमेंटम 0 0 0, ठीक है। लेकिन मोमेंटम पे एक लिमिट है, 100 के करस्पॉन्डिंग जितना मोमेंटम बनता है उससे ज़्यादा मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का नहीं हो सकता है। किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है ताकि उसका इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी का टर्म 200 यूनिट्स बन जाए, क्योंकि तब तो टोटल एनर्जी 100 के बराबर कभी बन ही नहीं पाएगी। तो यहीं से आप देख रहे हैं सारे मोमेंटम्स आपस में रिलेटेड भी हैं। एक मोमेंटम की वैल्यू अगर कुछ है तो बाकी मोमेंटम्स पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, क्योंकि उन सबका सम जो है मिलके इस और इस रेंज के बीच रहना है, ओके। और हर मोमेंटम पे इंडिविजुअल भी रिस्ट्रिक्शन है। हर मोमेंटम 0 से तो स्टार्ट हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है कोई पार्टिकल किस समय रेस्ट पे हो, हर समय नहीं, पर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रेस्ट में हो सकता है, बाद में कोलिजन से एनर्जी गेन कर लेगा, वेलोसिटी गेन कर लेगा। पर P1 किसी समय पे 0 हो सकता है, या P7 या Pn कोई सा भी मोमेंटम, या कई सारे मोमेंटम भी 0 हो सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू हर मोमेंटम के लिए जो पॉसिबल है 0 है, पर मैक्सिमम वैल्यू इंडिविजुअली अगर आप हर किसी की मैक्सिमम वैल्यू देखें तो इंडिविजुअली हर किसी की मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं कंप्यूट करूँ मैग्नीट्यूड वाइज, वो होगी √2m। इसको आप इस तरह सोचिए, माना केवल इस पार्टिकल के पास पूरी काइनेटिक एनर्जी है, बाकी सबके पास 0 है, तो P1² = 2m, तो P1 की वैल्यू √2m। इंडिविजुअली हर पार्टिकल का मोमेंटम 0 से लेकर 2m मैग्नीट्यूड तक हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो मैं हर इंटीग्रेशन को 0 से √2m तक ले लूँ कि हाँ भाई हर पार्टिकल का मोमेंटम मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम √2m। ऐसा नहीं है। अगर किसी समय माना फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम √2m के बराबर है, माना इंसिडेंटली, मतलब पूरी एनर्जी का कंट्रीब्यूशन यही है, तो उस समय दूसरे पार्टिकल के पास ये चॉइस थोड़ी है और तीसरे के पास और चौथे के पास ये चॉइस थोड़ी है कि उनके मोमेंटम की रेंज भी 0 से 2m तक हो सके। उस समय तो उन सबके मोमेंटम की रेंज बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई, उस समय उन सबके मोमेंटम की रेंज 0। अगर एक पार्टिकल मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी कैरी कर रहा है तो उसके मोमेंटम की रेंज तो बहुत हाई हो गई, उसका मोमेंटम तो बहुत हाई हो गया, लेकिन बाकी पार्टिकल्स का मोमेंटम तब हाई नहीं हो सकता है। बाकी पार्टिकल्स के लिए मोमेंटम की रेंज क्या हो गई, रिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे जो हम पीछे मैं आपको बताना चाह रहा था, ये सारे मोमेंटम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ स्पेस इंटीग्रल की तरह आप ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ सारे के सारे इंटीग्रल v के ऊपर हो गए, नहीं, यहाँ सब इंटीग्रल्स में आपस में रिलेशन है, एक दूसरे की लिमिट्स को वो अफेक्ट करेंगे। तो वी हैव टू डू दिस अ बिट केयरफुली, ओके। दिस
2m के फैक्टर को मैं यहाँ और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दूँ तो इस इनइक्वालिटी जो है, ठीक है, इस लिमिट्स जो है हमारी मोमेंटम के बीच, उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसको मैंने, इस टर्म को मैंने सिंपली ऐसे लिख दिया, समेशन i इक्वल टू 1 to n, फर्स्ट से लेकर nth पार्टिकल के मोमेंटम, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है मोमेंटम, ठीक है, पी आई वेक्टर मतलब ith पार्टिकल का वेक्टर मोमेंटम, उसका स्क्वायर किया, सारे पार्टिकल्स के ऊपर ऐड कर दें, तो ये नंबर 2me से ऊपर और 2me प्लस डी से नीचे होना चाहिए, ठीक है। जस 2me को मैं बाद में r लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि हम एक सर्किल या हाइपर स्फीयर की बात करेंगे जिसका ये रेडियस बनेगा, तो इस फैक्टर को आप r स्क्वायर समझ लो, और ये उससे थोड़ा ज़्यादा बड़े वाले स्फीयर या हाइपर स्फीयर का रेडियस है r प्लस डी आर स्क्वायर। अगर आप अभी ऐसा नहीं भी समझना चाह रहे हैं तो आप इस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये आसान पड़ेगा, ठीक है। तो r मैंने किसे डिफाइन किया है, आर स्क्वायर डिफाइन किया है 2me को, तो r बेसिकली रूट 2me, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। जिसमें रेडियस की बात कर रहा हूँ वो रेडियस फंक्शन एक्चुअली 2 इंटू मास, एक एक पार्टिकल का मास इंटू एनर्जी, ओके। ये तो इंडिविजुअल जो मोमेंटम हैं वो फेज स्पेस में मोमेंटा का इंटीग्रल बच रखा है, लेकिन वो मोमेंटा का इंटीग्रल करना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि मोमेंटा आपस में रिलेटेड है। और यहाँ पे भी आप और एक्सप्लिसिटली समझें, ये p1 स्क्वायर के अंदर खुद 3 कंपोनेंट हैं, फर्स्ट पार्टिकल के मोमेंटम का x कंपोनेंट px1 स्क्वायर और py1 स्क्वायर और pz1 स्क्वायर, p1 स्क्वायर के अंदर ये 3 कंपोनेंट, ऐसी py स्क्वायर के अंदर, p2 स्क्वायर के अंदर 3 कंपोनेंट, pn स्क्वायर के अंदर 3 कंपोनेंट। तो ये इस फॉर्म में तो यहाँ केवल n टर्म्स दिख रहे हैं, और आप हर मोमेंटम स्क्वायर को उसके एक्स वाई जेड कंपोनेंट के ब्रेक टर्म्स में ब्रेक करेंगे तो आपके पास 3n कंपोनेंट्स आने वाले हैं। तो ये कंडीशन ये बता रही है, ये 3n के 3n कंपोनेंट जो हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं हैं। ये इसको आप इस सिचुएशन से ज़रूर कंट्रास्ट कीजिए, जो इसको मैं यहाँ पे कहना चाह रहा था। एक पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, जब तक वो पार्टिकल उस वॉल्यूम के अंदर है, x1 y1 z1 की कोई भी चॉइस पॉसिबल है। ये मेरा गैस इन अ कंटेनर है, मैं जो पहला पार्टिकल यहाँ पुट करना है, सचमुच आप सोचिए, मैं पेन जहाँ रखूँगा वहाँ पे पहला पार्टिकल होगा। ये पेन मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ, बस इस वॉल्यूम से बाहर नहीं रखना हूँ। जब तक मैं इस वॉल्यूम के अंदर हूँ, पहले पार्टिकल को मैं कोई से भी कोऑर्डिनेट दे सकता हूँ x1 y1 z1, और पहले पार्टिकल को अगर कोई भी कोऑर्डिनेट दे दिए, उसके बावजूद भी दूसरे पार्टिकल को भी इस वॉल्यूम के अंदर कोई भी कोऑर्डिनेट दे सकता हूँ। पहले पार्टिकल को हमने यहाँ पे मार्क तो कर दिया, पर आइडियल गैस में हम ये मान रहे हैं ये जो पॉइंट मार्क किया है इसका साइज़ 0 है, तो दूसरा पॉइंट भी मैं कहीं भी मार्क कर सकता हूँ, मतलब इस लोकेशन पे भी मार्क कर सकता हूँ। मैथमेटिकली हम ये कह रहे हैं कि हमने हर पार्टिकल का साइज़ 0 माना है, कहीं भी मार्क कर सकता हूँ, यहाँ 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 भी कर सकता हूँ। तो दूसरे के लिए भी कितना वॉल्यूम का एक्सेस है v का, और तीसरे के लिए भी। लेकिन मोमेंटम में ऐसा नहीं है, मोमेंटम में ऐसा नहीं कर सकता कि मैं सबका मोमेंटम बराबर ले लूँ। बहुत स्पेसिफिक केस में ऐसा हो सकता है, हर किसी का मोमेंटम बराबर हो और तब उनका सम इस और इस रेंज के बीच बने, पर अदरवाइज़ यहाँ एक के मोमेंटम से बाकियों के मोमेंटम पे फ़र्क पड़ता है, रिस्ट्रिक्शन लगती है, तो वी हैव टू बी केयरफुल, ओके। अब जिस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, द एनर्जी ऑफ द क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम इज फिक्स्ड विद इन अनसर्टेनिटी। एनर्जी इस और इस रेंज के बीच में है, ई और ई प्लस डी के बीच, तो एनर्जी तो फिक्स्ड है, लेकिन इंडिविजुअल मोमेंटा जो हैं वो कंपोनेंट वेरी कर सकते हैं। ये सम तो आपने फिक्स कर रखा है कि ये सम इस रेंज और इस रेंज के बीच में होगा, से 100 जूल और 100.1 जूल के बीच, लेकिन इंडिविजुअल मोमेंटम की वैल्यू में बहुत ज़्यादा रेंज फ्लक्चुएशन हो सकता है, ठीक है। दिस जैसे एक्सट्रीम केस जो मैंने डिस्कस किया था, हो सकता है एक पार्टिकल के पास सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी हो। इस समय मैं मोमेंटम के बजाय पूरे काइनेटिक एनर्जी के टर्म में बात कर रहा हूँ, एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, दूसरे की काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसा हो सकता है जितनी भी हमने उस सिस्टम को एनर्जी दी है कि तुम्हारी एनर्जी इतनी रहेगी, इतनी फिक्स्ड एनर्जी है तुम्हारी, तो हो सकता है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी केवल एक पार्टिकल के पास हो और बाकी सारे पार्टिकल्स के पास 0 काइनेटिक एनर्जी हो। पर ऐसा केस बहुत रेयरली होगा। मोस्ट केसेस में आपको क्या दिखेगा, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और ये उनकी एनर्जी है। आपको ज़्यादातर ये मिलेगा, ज़्यादातर पार्टिकल्स की जो एनर्जी है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो E/n, सिस्टम की टोटल एनर्जी E है और कितने पार्टिकल्स हैं n, तो हर पार्टिकल के हिस्से कितनी एवरेज एनर्जी आ रही है E/n। तो आपको एक्चुअली ऐसा देखने को मिलेगा। अगर किसी टाइम आप उस गैस को ऑब्जर्व कर सकें, माना किसी तरीके से, और हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को आप नोट कर सकें, तो आप ये पाएंगे ये वाली कंडीशन संभवतः कभी नहीं मिलने वाली है कि एक पार्टिकल के पास सारी काइनेटिक एनर्जी हो और बाकियों के पास 0। संभवतः जो आपको कंडीशन मिलने वाली है वो ये है, हर पार्टिकल के पास लगभग E/n एनर्जी होगी, एवरेज एनर्जी, ओके। बट मैथमेटिकली हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये कंडीशन भी आ सकती है, ओके। तो इन प्रिंसिपल हर पार्टिकल का मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है, ये P1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड या P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड या P3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हर पार्टिकल रेस्ट पे हो सकता है इंडिविजुअली,
और मैक्सिमम वैल्यू जो इनमें से हर एक टर्म की हो सकती है, हर एक मोमेंटम के मैग्नीट्यूड की हो सकती है, वो 2me हो सकती है। वो एक्सट्रीम केस है, अगर ये मोमेंटम 2me है, √2me, तो ये इक्वालिटी केवल इस टर्म के कारण आ जाएगी और बाकी सारे टर्म्स जीरो होंगे। तो इंडिविजुअल मोमेंटम जो है हर मोमेंटम के लिए 0 से √2me तक हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंटीग्रल ऐसे करके कर दूंगा। अगर एक इंटीग्रल की रेंज 2me तक फिक्स होती है तो बाकी इंटीग्रल्स की रेंज फिर चेंज हो जाती है। तो वी हैव टू बी केयरफुल, ओके। इंटीग्रल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। मैं इस वाले इंटीग्रल को करना चाह रहा हूँ, मैं इस इंटीग्रल को अलग अलग इंटीग्रल्स में ब्रेक नहीं कर सकता हूँ सीधे सीधे, मुझे यहाँ पे वी हैव टू वर्क केयरफुली। लेकिन ये काम हमने पहले कर रखा है। इनफैक्ट कैसे, इसका 3 डायमेंशनल केस में आपको याद दिलाता हूँ। 3D केस, अगर आपके पास एक सिंगल पार्टिकल है और उसकी एनर्जी आपने कह रखी है वो E से लेकर E+D के बीच में है, तो उसके लिए जो कंडीशन आएगी, इस समय मैंने 1 नहीं लिखा है क्योंकि एक ही पार्टिकल है, px² + py² + pz², जो कि बेसिकली p² है मोमेंटम। p²/2m, 2m का फैक्टर से अगर डिवाइड कर दूं, p²/2m काइनेटिक एनर्जी E से लेकर E+D के बीच में है। तो इस समय वो कंडीशन ऐसी बनी। ये किस चीज़ की इक्वेशन है? अगर आप मोमेंटम स्पेस में एक डायग्राम प्लॉट करें, 3 एक्सेस, जो एक एक्सेस px है, एक एक्सेस py है, एक एक्सेस pz है, तो ये एक सर्किल की इक्वेशन है। तो ये कंडीशन बेसिकली ये कर रहे हैं, आप मोमेंटम स्पेस में एक स्फीयर, सर्किल नहीं, 3 डायमेंशन में स्फीयर, आप स्फीयर जिसका रेडियस √2me और उससे थोड़ा ज़्यादा रेडियस r और r+dr रेडियस के जो 2 स्फीयर्स हैं, आप उनके बीच के मोमेंटम की बात कर रहे हैं। आप उन मोमेंटम की बात कर रहे हैं जो ओरिजिन से शुरू होके और इस शेल के अंदर कहीं पे ख़त्म होता है, किसी भी डायरेक्शन में। यहाँ ख़त्म हो सकता है, यहाँ एंड हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। आप केवल उन मोमेंटम्स की बात कर रहे हैं जो इस तरह से इन शेल के अंदर लाई कर रहे हैं। तो मतलब बेसिकली आप केवल इस शेल के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ओके। दिस, सो यू हैव टू बी केयरफुल दिस। तब आपको ये वाला इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन तो यही वाला करना है। इस समय केवल 3 है, तो dpx, dpy, dpz, इसका वॉल्यूम, इसका इंटीग्रेशन करना है। पर इसका इंटीग्रेशन ऐसा नहीं है कि पहले के ऊपर भी इंटीग्रल 0 से लेकर √2me तक भी, और दूसरे के ऊपर भी और तीसरे के ऊपर भी नहीं। तीनों मोमेंटम में आपस में कनेक्शन है। वो कनेक्शन किस तरह का है, ज्योमेट्रिकली समझना, फिगर में समझना उससे आसान है। बेसिकली आपको ये इंटीग्रल जो परफॉर्म करना है, आपको केवल इस शेल के ऊपर परफॉर्म करना है। और इस शेल के ऊपर इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं नॉर्मल, उसमें इस शेल का वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप ये कुछ नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं बड़े स्फीयर का वॉल्यूम निकालो, उसमें से छोटे स्फीयर के वॉल्यूम को घटा दो, या छोटे स्फीयर का वॉल्यूम निकालो और उसका सरफेस एरिया निकालो, बल्कि वॉल्यूम मत निकालो। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², और अगर ये थिकनेस dr है तो 4πr² इंटू छोटी सी थिकनेस dr, वो इस शेल का वॉल्यूम तो होगा। तो इस तरह से तो आप करते हैं। तो वही आइडिया को हम इस समय, लेकिन इस समय मेरे पास केवल 3 कंपोनेंट नहीं है, मेरे पास 3n कंपोनेंट्स हैं। n मोमेंटम है लेकिन ये वेक्टर मोमेंटम है, तो हर किसी के 3 की 3 कंपोनेंट्स हैं। तो कुल मिला के मेरे पास ऐसे क्वाड्रेटिक 3n कंपोनेंट्स हैं। तो मैथमेटिकली सिचुएशन यही है। स्फीयर की जगह अब हाइपर स्फीयर आ गया है, ओके। तो बेसिकली फिगर तो मैं वैसे ही दिखाऊंगा, बल्कि मैंने इसे और सिंपल कर दिया। अब तो मैंने इसे 3 डायमेंशनल दिखाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि अब तो ये फिगर 3n डायमेंशनल है। 3n डायमेंशंस में प्लॉट नहीं कर सकता हूँ, n 10⁻24 के ऑर्डर का है, मैं उसे प्लॉट नहीं कर सकता हूँ। बट वो सिचुएशन वही है ज्योमेट्रिकली। आपके पास स्फीयर के बजाय एक हाइपर स्फीयर है, इसको अभी भूल जाओ, इसको भी बात अभी करता हूँ। और अभी मैं इस इक्वालिटी की कंडीशन की बात करता हूँ केवल, मैं ये दोनों कंडीशंस की एक साथ बात नहीं कर रहा हूँ। इस पर हम बाद में आ जाएंगे। ये दोनों कंडीशंस का मतलब क्या है, एक अंदर का स्फीयर है और एक बाहर का स्फीयर है, और हमें जिस वॉल्यूम में इंटरेस्ट है वो उन दोनों स्फीयर्स के बीच का है। पर अभी के लिए मैं केवल अंदर वाले स्फीयर पे कंसंट्रेट करता हूँ। अंदर वाले स्फीयर का मतलब ये सरफेस मतलब 2me इक्वल टू दिस, एग्जैक्टली इक्वल टू वाली कंडीशन जो है। तो मैं अभी के लिए केवल उस कंडीशन पर ध्यान देता हूँ। 2me बराबर केवल px² + py² + pz² नहीं है, फर्स्ट पार्टिकल के 3 मोमेंटम के स्क्वायर का सम, प्लस सेकंड वाले के, प्लस थर्ड वाले के, प्लस nth, ऐसे कुल मिला के 3n कंपोनेंट्स हो गए। तो इन 3n मोमेंटम कंपोनेंट्स का इंडिविजुअली स्क्वायर किया, सम किया, दिस, ओके। तो जो इंटरनल वॉल्यूम से मेरा मतलब, अगेन मैंने यहाँ पे 2 हाइपर स्फीयर्स दिखाए हैं। ये हाइपर स्फीयर्स हैं 3n डायमेंशनल स्पेस में। ये फेज स्पेस नहीं है, अब ये फेज स्पेस का केवल मोमेंटम वाला पार्ट है। हम केवल मोमेंटम वाली एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, जितनी भी p एक्सिस हैं। तो आप इसे चाहे तो p स्पेस कह सकते हैं, क्योंकि हमें केवल p इंटीग्रल करना है। v का इंटीग्रल अलग हो गया था, फेज स्पेस इंटीग्रल में से v का इंटीग्रल अलग हो चुका है, फिजिकल वॉल्यूम वाला।
कोऑर्डिनेट वाला, तो केवल मोमेंटा वाला तो बचा है। तो 6n डायमेंशंस में से 3n डायमेंशंस का इंटीग्रेशन हो चुका है, केवल 3n डायमेंशंस तो बची हैं। तो वो 3n डायमेंशनल जो स्पेस है ये वो वाला स्पेस है, ये फेज स्पेस नहीं है, ये फेज स्पेस का एक तरह से आधा आधा किस सेंस में, उसका केवल मोमेंटम वाला पार्ट है। तो उस स्पेस में भी जिस चीज़ की हमने इस वॉल्यूम कंप्यूट करना है वो एक्चुअली एक हाइपर शेल है, दो हाइपर स्फीयर्स के बीच का छोटा सी वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे भी हम कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे, ये हाइपर का वॉल्यूम बाद में निकालेंगे, पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ओके, इस चीज़ को मैं अगर आर स्क्वायर कहूँ, रेडियस का स्क्वायर, जैसे मैंने पहले कहा इसे हम रेडियस का स्क्वायर कहेंगे, तो इस हाइपर स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, रेडियस कितना है, √2m, और हाइपर स्फीयर का वॉल्यूम मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, v यहाँ पे मैंने लिखा है v इंटरनल 3n। इंटरनल का मतलब ये अंदर वाला, इंटरनल का मतलब ये वाला, ये r रेडियस तक का जो e एनर्जी तक का जो स्फीयर है, हाइपर स्फीयर है, उसका वॉल्यूम। E+d वाले का वॉल्यूम बाद में निकाल लेंगे, दोनों को घटाएंगे तो शेल का वॉल्यूम आ जाएगा। हमारा इंटरेस्ट केवल शेल के वॉल्यूम में है। ओके, लेकिन अभी के लिए पहले अंदर वाले का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इंटरनल वाला 3n डायमेंशनल स्पेस में। और मैंने और क्लैरिटी के लिए लिखा हुआ है, ये फिजिकल स्पेस नहीं है, मैं वॉल्यूम नहीं है। फिजिकल स्पेस वाला वॉल्यूम तो v टाइम्स n था, ये मोमेंटम स्पेस में वॉल्यूम है। ठीक है, हाइपर स्फीयर का वॉल्यूम मैंने आपको बता रखा है। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी थी और ये गलती मेरी काफ़ी आगे तक चली। मैं इस एक π/2 का फैक्टर ले रहा था, ये बाई 2 नहीं होता है एक्चुअली। डी डायमेंशनल स्पेस में अगर आप हों तो डी डायमेंशनल स्पेस में जो हाइपर स्फीयर का वॉल्यूम होता है π/d गामा d/2 + 1 r/d होता है। तो d की जगह यहाँ 3n है, 1 2 3 4 5 6, आपका जो हाइपर स्फीयर है 3n डायमेंशनल स्पेस में है। तो सीधे सीधे मैंने उस वॉल्यूम को कॉपी कर लिया। ये 2 का फैक्टर आप ना रखें, ठीक है, मैंने अभी इसे काटा भी नहीं है, लेकिन ये 2 का फैक्टर नहीं है। d/2 π/d/2 गामा d/2 + 1 r/d। ओके, तो इसी d/2 के कारण एक्चुअली यहाँ गलती हुई थी। मुझे ऐसा ध्यान रहा कि यहाँ π/2 होता है, पर π/2 नहीं होता, πd/2 होता है। तो d की जगह इस समय 3n है, तो π3n/2 r3n गामा 3n/2 सीधे सीधे वॉल्यूम का एक्सप्रेशन हमने यूज़ कर लिया। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई के सेंस में रेडियस जो है हम इस क्वांटिटी के स्क्वायर को कह रहे हैं, इनफैक्ट इसके स्क्वायर रूट को, सॉरी, ये रेडियस का स्क्वायर है। तो इसकी जगह अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूँ, बाकी चीज़ों को अगर आप थोड़ी देर के भूल जाएं, ये इंटरनल वाला जो वॉल्यूम है यही बेसिकली ये इंटीग्रल बनेगा। वैसे इंटीग्रल ये वाला नहीं है, ये इंटीग्रल केवल इस शेल का वॉल्यूम है, लेकिन अभी मैंने केवल ये अंदर वाला वॉल्यूम निकाला है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको वो वाला एक अपना आइडिया बताना चाहूँगा जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। हाइपर स्फीयर्स में ज़्यादातर वॉल्यूम हाइपर स्फीयर का सरफेस पे लाई करता है। मतलब ये अगर मैं इस बड़े स्फीयर का वॉल्यूम कंप्यूट करूँगा जब, तो इस बड़े स्फीयर का वॉल्यूम कंप्यूट करो चाहे केवल इस शेल का वॉल्यूम कंप्यूट करो, दोनों लगभग बराबर होंगे। ये अंदर का स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल। तो इसी आइडिया से मैं ये कह रहा हूँ, ये अभी हमारा एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं आया, ये तो केवल इस अंदर वाले इसका वॉल्यूम है। शेल का वॉल्यूम इससे अलग होगा, पर वो एक्सप्रेशन इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होने वाला है। तो यहीं पे अगर आप इसे ही समझ लें कि ये हमारा वो वाला इंटीग्रल है, कौन सा वाला, ये वाला इंटीग्रल। तो यहाँ से ये ध्यान करो, अभी तक हमने सपोज किया था ये इंटीग्रल इज सम फंक्शन ऑफ यू, एन का तो है ही, लेकिन मैं यू की बात कर रहा हूँ, सम फंक्शन ऑफ यू। वो यू का कौन सा फंक्शन बनने वाला है, किस प्रकार का फंक्शन बनने वाला है, वो यहाँ पता लग रहा है। ये हमारा जो पी इंटीग्रल है ये वो है, रफली ये पी इंटीग्रल है। पी इंटीग्रल u की पावर 3n/2, e और u एक ही चीज़ है, एनर्जी इंटरनल एनर्जी एक ही चीज़ है, u टू द पावर 3n/2 बहुत रैपिडली n के साथ ग्रो करेगा। वॉल्यूम या नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स एनर्जी के साथ बहुत रैपिडली ग्रो करती हैं। मैंने इस तरह के फिगर्स पीछे बहुत जगह बनाए हैं। ओमेगा जो है ई के साथ बहुत 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 रैपिडली इंक्रीज़ करता है। वो चीज़ एक्सप्लिसिटली आप आइडियल गैस के लिए आप देख रहे हैं। ओके, अभी हम इस कैलकुलेशन को आगे चलाते रहेंगे दिस। ओके, यहाँ पे मैंने वो चीज़ फिर से लिखी है, डोंट पील वाला जो है, शेल का वॉल्यूम जो है ये अंदर के वॉल्यूम के मुकाबले बहुत 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 लार्ज होता है। ठीक है, इंटरनल वॉल्यूम के कंपेयर्ड। शेल की थिकनेस कुछ भी हो, अगेन यहाँ पे वो सवाल आता है जो मैंने पहले कहा था। हमने कहा सिस्टम की एनर्जी E और E+D के बीच में है, पर हमने D को स्पेसिफाई नहीं किया था कि एनर्जी में वो कितनी अनसर्टेनिटी है। 10 यूनिट एनर्जी 100 और 100.1 के बीच में है कि 100 और 100.01 के बीच में है, हमने D को स्पेसिफाई नहीं किया था। बट ये चीज़ मैथमेटिकली आप ऐसा समझ सकते हैं, चाहे ये D कितना भी छोटा हो, शेल के अंदर ही ज़्यादातर वॉल्यूम होता है।
ये जो इंटरनल वॉल्यूम है ये इसके मुकाबले नेग्लिजिबल होता है। देखो इंटरनल वॉल्यूम नेग्लिजिबल को आप ये ना समझें कि मैं इस ये इंटरनल वॉल्यूम है इसको जीरो ले लूँ। जब आप इंटरनल वॉल्यूम से थोड़ा बाहर एक शेल लेते हैं उसके मुकाबले इसका वॉल्यूम जीरो है। अपने आप इसका वॉल्यूम बहुत लार्ज है, लेकिन इस पर अगर आप एक छोटी सी परत और जोड़ दें तो उस परत का वॉल्यूम इस इंटरनल वॉल्यूम के मुकाबले लार्ज होता है। तो ये नंबर भी अपने आप छोटा नहीं है, पर जब आप इसके साथ इतना और ऐड करते हैं तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। ओके, तो अगर मैं आप शेल का वॉल्यूम कंप्यूट करूँ, आप नॉर्मल उसमें कैसे करते हैं, 3 डायमेंशनल केस में आपके पास एक स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम आप कहते हैं 4/3 पाई r क्यूब। तो अगर आप केवल एक शेल लें तो इस शेल का वॉल्यूम कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर। सीधे सीधे उसको कैसे निकाल सकते हैं, इस वॉल्यूम का अगर आप डिफरेंशियल ले लें तो यहाँ से 3 का फैक्टर आएगा, डिफरेंशिएट करके वो इस 3 को कैंसिल करेगा, 4 पाई r स्क्वायर डी आर। बेसिकली शेल का वॉल्यूम कितना है, जो आपके स्फेयर का वॉल्यूम है उसका डिफरेंशियल ले लो। तो जो इंटरनल स्फेयर का वॉल्यूम हमने इसीलिए निकाला था, इसका अगर मैं सीधे सीधे मैथमेटिकली डिफरेंशियल ले लूँ तो मुझे इस शेल का वॉल्यूम दे देगा। मुझे शेल का ही वॉल्यूम निकालना है, शेल का वॉल्यूम ही मेरा ये वाला इंटीग्रल है, ये वाला इंटीग्रल। तो ये वाला इंटीग्रल करने के लिए अब मुझे कुछ नहीं करना है, इस v का डिफरेंशियल लेना है। इसमें ये पार्ट कांस्टेंट है, इसकी कोई चिंता नहीं है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल लूँ, अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको इसी फॉर्म में रखता हूँ, r⁻3n फॉर्म में रखता हूँ। तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल लूँ, वॉल्यूम ऑफ द शेल जिसे मैं dv लिख रहा हूँ, π⁻3n/2, ये 2 का फैक्टर जिसे मैंने रेड से सर्किल कर रखा है ये नहीं है, ठीक है, 2 मैंने गलती से लिख दिया था, π⁻3n/2 गामा 3n/2 + 1। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करें, r⁻3n को डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशियल लें इसका, तो 3n r⁻3n-1 इंटू डी आर। ओके, दिस r हमारा √2m ही है। तो यहाँ से मैं r की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करूँगा और अब मैं डी आर की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दूँगा, क्योंकि अब आप कहानी को रेडियस के टर्म में कह रहे हैं, एनर्जी के बजाय रेडियस के टर्म में। तो ओरिजिनल क्योंकि हमें जो सिस्टम स्पेसिफाई किया गया है वहाँ ये रेडियस वगैरह का कंसेप्ट थोड़ी था, ये तो हमने मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए लिया। हमें तो सवाल यही था एनर्जी E और E+D के बीच पे है, तो लेट्स बेटर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम R टू E। तो R के बजाय ये, तो डी आर कितना हो जाएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं 2m कॉन्स्टेंट, √2m कॉन्स्टेंट, e⁻½ का डिफरेंशियल 1/½ 1/√E इंटू डी। तो वो हो गया इतना। तो ये अगर आप सब्स्टिट्यूट करें इसमें, तो इससे हमारा वो जो P इंटीग्रल है, मोमेंटम के ऊपर जो इंटीग्रेशन था एक्सियल फेज स्पेस के वॉल्यूम में, मोमेंटम वाला इंटीग्रल जो हमारा बचा हुआ था वो इतना है। बेसिकली वॉल्यूम ऑफ दिस शेल dv, और मैंने इसके साथ नीचे ये इसके ब्रैकेट में नहीं लिखा है, नीचे लिखा है d का मतलब ये एक स्मॉल शेल का वॉल्यूम है जिसकी थिकनेस कितनी है d। अगेन मैं फिर एम्फेसाइज करूँगा, ये थिकनेस हम बाद में देखेंगे, इस थिकनेस का कोई रोल नहीं होने वाला है, ठीक है। बस हम क्वालिटेटिवली कहेंगे ये थिकनेस कम होनी चाहिए, बाकी इस डी का की अपनी वैल्यू से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो स्मॉल शेल जिसकी थिकनेस एनर्जी के टर्म्स में डी है, उस शेल का वॉल्यूम या मोमेंटम वाला जो पार्ट ऑफ इंटीग्रल है एक्सेसिबल वॉल्यूम में, वो इतना है π⁻3n/2 mod 3n/2 3n, r की जगह 2me, डी आर की जगह ये वाला फैक्टर। इस फैक्टर को आप सिंप्लीफाई करें, ठीक है, जिस भी तरीके से आप सिंप्लीफाई करें। अब यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब तक मैं यहाँ 2 का ये फैक्टर गलती से ला रहा था तो ये फैक्टर और ये फैक्टर कैंसिल हो रहा था, पर ये फैक्टर अब नहीं है, तो यहाँ कैंसिलेशन नहीं है, तो ये मुझे बाद में करेक्शन करना पड़ा, इसलिए मैंने 2⁻3n/2 का फैक्टर एक बच रहा है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। इसको आप ऐसा ना सोचें कि 1 की पावर इतना है, 1/2 अलग फैक्टर है और इंटू 2⁻3n/2 अलग फैक्टर है। ओके, दिस इस टर्म को ये किस चीज़ का एक्सप्रेशन निकाला हमने, द वॉल्यूम एक्सेसिबल इन मोमेंटम स्पेस। ये टोटल इंटीग्रेशन करके हम वॉल्यूम एक्सेसिबल इन फेज स्पेस निकालना चाह रहे थे। उसको आप सोचिए हमने 2 अलग अलग पार्ट्स में कर दिया, वॉल्यूम एक्सेसिबल इन फिजिकल स्पेस, वॉल्यूम एक्सेसिबल इन मोमेंटम स्पेस। इस समय हमारा केस इतना सिंपल था कि ये दोनों अलग अलग हो गए, मोमेंटम इंटीग्रल और स्पेस इंटीग्रल अलग अलग हो गए। जनरल केस में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, आप हार्मोनिक ऑसिलेटर का ही एग्जाम्पल ले लें, वहाँ पे ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल अलग नहीं होंगे, लेकिन इस केस में ये दोनों इंटीग्रल सेपरेट हो रहे हैं, तो इसको मैं फिजिकल स्पेस का इंटीग्रल कह रहा हूँ, ये v⁻n के बराबर, और जो मोमेंटम स्पेस का इंटीग्रल है वो शेल का वॉल्यूम है जो कि इतने के बराबर है, और इसको बाद में मैंने डेलिबरेटली इस फॉर्म में रखा है, ठीक है, 3n ओवर मॉड 3 गामा 3n/2 + 1 हाफ 2⁻3n/2 पाई m और e सबकी पावर 3n/2। इसके अलावा e का एक फैक्टर और है लेकिन उसको मैंने अलग करके लिख दिया, और डी। ओके, दिस इज द वॉल्यूम। तो अब मैं टोटल एक्सेसिबल वॉल्यूम इन फेज स्पेस लिखूं, मोमेंटम वाला वॉल्यूम इनटू फिजिकल वाला वॉल्यूम जो कि v⁻n के बराबर था, तो इस फैक्टर के साथ एक v⁻n का फैक्टर और आ जाएगा। ये द टोटल एक्सेसिबल वॉल्यूम इन फेज स्पेस मेरा इतना बन गया।
ओके, नेक्स्ट काम क्या था इसके बाद। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो कैलकुलेशन किया इसमें क्या क्या है, ये वाला जो फंक्शन था जो मैंने यहाँ पे केवल ये कहा था, कुछ फंक्शन होगा, ये इंटीग्रल करके कोई फंक्शन मिलेगा जो कि केवल एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। ये इंटीग्रल हमें इवेल्युएट किया है बेसिकली। ये आप देख सकते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन एन पे डिपेंड कर रहा है, एन बाकी ये कांस्टेंट एन एनर्जी और एन पे तो डिपेंड कर रहा है। पहले हमने इसी चीज़ को एफ ऑफ यू एन लिखा था, लेकिन अब मैंने एफ ऑफ यू एन की एक्सप्लिसिटली फॉर्म निकाल ली है। एफ निकालने का एडवांटेज ये होने वाला है, अब हम और ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ज़्यादा चीज़ें यहाँ इस सिस्टम के बारे में डिराइव कर सकते हैं। इनफैक्ट इन प्रिंसिपल अब इस सिस्टम के बारे में पूरी थर्मोडायनेमिक्स हमको पता है। ओके, अगर मैंने नंबर ऑफ एक्सेबल स्टेट्स का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन निकाल दिया, एक्सेबल वॉल्यूम मैंने निकाल दिया है, फिर मोमेंटम इंटीग्रल इंटू वी इंटीग्रल वी पावर एन, ये इस नंबर को अगर h पावर 3n से डिवाइड कर दूंगा एक एक सेल के वॉल्यूम से, तो नंबर ऑफ एक्सेबल स्टेट्स मिल जाएंगी। तो दैट इज़, कुछ नहीं करना है, h पावर 3n का फैक्टर डिनोमिनेटर में लाना है, नंबर ऑफ एक्सेबल स्टेट्स, ये वही एक्सप्रेशन है सारा का सारा, डिनोमिनेटर में h पावर 3n, एक्सेबल वॉल्यूम को h पावर 3n से डिवाइड कर दिया, ये नंबर आ गया। नंबर ऑफ एक्सेबल स्टेट्स आप देख सकते हैं किस किस का फंक्शन है, इसमें n आ रहा है एक्सप्रेशन में, v आ रहा है और एनर्जी, m भी आ रहा है, लेकिन m फिक्स्ड है, m एक एक पार्टिकल का मास है, आपको पहले ही बता रखा है गैस किस तरह के पार्टिकल से मिलके बनी है, हर पार्टिकल का मास आपको पता है। ओके, फाइनाइट मास है, तो ये इन्हीं का फंक्शन तो है। मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के लिए अगेन और क्लैरिफाई कर रखा है, इंटरनल एनर्जी को हो सकता है मैंने लेफ्ट हैंड साइड में u लिखा हो, लेकिन राइट हैंड साइड में मैंने अभी भी e लिख रखा है, तो आप हर जगह उसे u ही लिख सकते हैं, तो u के टर्म्स में। ओके, अब नेक्स्ट टर्म पे मैंने क्या किया, उसी टर्म को रीराइट किया है, पर उसको रीराइट अब इस तरीके से किया है, ये 3n और 2e और ये डी का फैक्टर जो है, इनको मैं एक साथ ले आया। उसके अलावा एक 1/गामा 3n/2 + 1 का फैक्टर है। इसके अलावा एक 2 to the power 3n/2, एक्चुअली ये 2 power 3n/2 का फैक्टर भी इस ब्रैकेट के अंदर जाना था, पर ये जो मैंने वो गलती की थी ना π/2 के फैक्टर में, उसके कारण मुझे बाद में अलग से बाहर लिखना पड़ा, अदरवाइज़ ये भी इस ब्रैकेट के अंदर है। तो एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, एक फैक्टर 2πme v⁴ ओवर h² पावर 3n/2। जानबूझ के हमने ऐसे लिखा है, इसको आप कैसे भी लिखो, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है, पर आगे के लिए हम इसे इस फॉर्म में रख रहे हैं। ओके, आगे क्या है उसको मैं अभी क्लियर करता हूँ, बट मैं इसे इस फॉर्म में रखने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे आप ये देखेंगे v⁴ कहाँ से आया, e का पे जो डिपेंडेंस है और पाई और m पे जो डिपेंडेंस है वो 3n/2 टाइप की है, जबकि v पे डिपेंडेंस n टाइप की है। तो सारे टर्म्स को 3n/2 पावर के टर्म में ही अगर डेलिबरेटली लिखें, तो v को अगर आप 3n/2 पावर में लिखना चाह रहे हैं तो आपको 2/3 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, तो v की पावर 2/3 की पावर 3n/2, इसलिए ये टर्म ऐसा बना। तो ये तो नंबर ऑफ एक्सेबल स्टेट्स का एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया। इसी एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ रीराइट किया है, इस 2 के फैक्टर को अंदर लिख दिया है, सही फॉर्म में हो गई, और v की e की जगह मैंने u रख दिया है। तो ये जो हमारे सिस्टम को एक्सेबल स्टेट्स का नंबर है वो ये आपके सामने ये लिखा हुआ है, आइडल गैस अगर हम वो कर रहे हैं दिस। ओके, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता हूँ इससे आगे कैलकुलेशंस, और साथ साथ ये हमने इसको इस तरह से 3 अलग अलग पार्ट्स में इसी तरह से क्यों लिखा है। एक पार्ट ये वाला 3n/d या du/tu, एक पार्ट ये 1/गामा फंक्शन वाला, और एक पार्ट ये समथिंग इंटू 3n/2 वाला। ये क्यों किया है, लेट मी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बट अभी के लिए मैथमेटिकली हम इस एक्सप्रेशन पे पहुँच चुके हैं।